नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका स्कॉलर्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं रवि कुमार जोशी। आज हम लोग करने जा रहे हैं जो अपना मॉक टेस्ट सीरीज है उसका पेपर नंबर 025833 के रीजनिंग पार्ट का सॉल्यूशन। तो विदाउट फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो आपका पहला प्रश्न आप देख रहे हो कि जो कि एनालॉगी सादृश्यता से लिया गया है, जो कि कहता है कि जो रिलेशन हिटलर का जर्मनी के साथ है, जो रिलेशन किसका, हिटलर का जर्मनी के साथ है, वही रिलेशन दिए गए चार ऑप्शन में से किसके साथ है। तो पहली बात तो पता होना चाहिए कि हिटलर कौन था। तो आप जानते हो कि हिटलर जो था वो जर्मनी का एक तानाशाही था, शासक था, जो कि एक पॉलिटिशियन भी था। लेकिन अगर बात करें चार ऑप्शंस के अंदर, तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अपन को लेना पड़ेगा कि हिटलर जो था वो एक तानाशाही, एक डिक्टेटर था। ठीक है, तो उसी केस में अगर बात करें तो आपका जो ऑप्शन नंबर बी है, जिसको आप कहते हो मुसोलिनी, ये भी एक तानाशाही था जो कि इटली से था, जो कि सेम रिलेशन दर्शाता है हिटलर और जर्मनी वाला। और बाकी अगर बात करें शेक्सपियर की, तो शेक्सपियर आप जानते हो कि पोइट और एक एक्टर था जो कि इंग्लैंड से ही था। और ये जो आपका था बोरिस येल्टनिस, ये जो है वो आपके फर्स्ट प्रेसिडेंट रहे हैं रशिया के। और बात करें तुलसीदास की, तो अधिकतर लोग जानते हैं कि तुलसीदास जी भी एक पोइट ही थे। तो अगर रिलेशन की बात करें कि सिमिलर रिलेशन किसमें है, तो आपका हिटलर और जर्मनी का सिमिलर आता है मुसोलिनी और इटली के बीच। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, देखिए ये भी आपका सादृश्यता से क्वेश्चन लिया गया है कि 6 का रिलेशन जो 5 से है, वैसा ही रिलेशन 8 का किसके साथ होगा। तो अब आप दो चीजें देखोगे। अगर मैं 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन करूं, यानी अभाज्य गुणनखंड में अगर इसको तोड़ूं, तो मैं इसको कह सकता हूं ये 2 into 3 होता है। और 2 into 3 के अंदर 2 + 3 करूंगा तो मेरे को 5 मिल जाएगा। सिमिलरली अगर 8 का अगर मैं अभाज्य गुणनखंड करूं, तो मुझे 2 into 2 into 2 मिलेगा। और अब जब इनका एडिशन करूंगा तो 2 + 2 4 + 2 6 मिलेगा। तो एक लॉजिक तो इससे आप कह सकते हो कि इसका आंसर क्या आ जाएगा, 6। ठीक है, एक लॉजिक और भी लगता है कि अगर मैं 5 into 2 करूं तो कितना मिलेगा, 10। और 10 - 4 करने पे आपको पहली संख्या 6 मिल जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अब ऑप्शन से जाएंगे, तो आप अगर यहाँ पे 6 लेते हो, ऑप्शन से 6 लेते हो, तो 6 into 2 करेगा तो क्या आएगा, 12। और 12 - 4 करेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट, तो आपकी पहली संख्या है 8 मिल जाएगी। तो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों ही लॉजिक से आंसर जो है वो सेम आ रहा है, क्या आ रहा है, 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें आपको ओड वन आउट करना है, यानी आपको विषम छांटना है। तो आपको पता है कि विषम छांटने से ज्यादा जरूरी होता है कि 3 में कुछ सिमिलरिटी बनाना, यानी समानताएं बनाना। अगर सिमिलरिटी की बात करें, तो अगर आप पहली संख्या और लास्ट संख्या को ऐड करोगे तो बीच वाली संख्या आपको ऑप्शन ए में दिखाई दे रही है। सिमिलरली आपको सी में भी यही दिखाई दे रहा है कि पहली संख्या और लास्ट संख्या को ऐड कर दो। और इसमें भी आपको ये चीज दिखाई दे रही है कि 2 + 4 करेंगे तो बीच वाली संख्या 6 आ जाएगी। तो इन तीनों में तो सिमिलरिटी बन गई, इसका मतलब यही आपका आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 4 + 7 करेंगे तो 11 आना चाहिए। क्लियर है बात। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन आंसर इसका हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 4 की बात करें, तो ये भी क्लासिफिकेशन का है और एक आसान सा प्रश्न है। यहाँ पे बोला गया है कि इन 4 में से 3 में कुछ सिमिलरिटी है और एक आपका अलग है। तो आप जानते हो कि ऑप्शन ए, बी और डी, 7 सिस्टर्स के अकॉर्डिंग ये तीन जो है वो स्टेट्स को दर्शाते हैं। लेकिन कोहिमा जो है वो आपकी नागालैंड की जो है वो कैपिटल है। किसकी कैपिटल है, नागालैंड की। ठीक है, तो ये आपकी कैपिटल होने की वजह से बाकी 3 चीजों से क्या होगी, आपकी अलग होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, तो इसने कहा कि जो आपका वर्ड है एम्फेसिस, EMPHASIS कोडेड एज दिस, तो सेम मैनर में आपका जो क्रिएचर है उसको कोड कैसे किया जाएगा। तो अगर इसके कोडिंग को समझना है तो आपको इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी होगी। ठीक है, जैसे ई की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो 5 आती है, एम की लिखेंगे तो 13 आती है, पी की लिखेंगे तो 16, एच की 8, ए की 1, एस की 19 और आई की 9 और एस की 19। और अगर बात करें जो आपको कोड दिया है उसकी अगर प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो एन की लिखेंगे तो कितना आएगा, 14, डी की लिखेंगे तो कितना आएगा, 4, उसके बाद आई की लिखेंगे तो 9, ओ की लिखेंगे 15, पी की लिखेंगे 2, आर की लिखेंगे 18, उसके बाद जे की लिखेंगे 10 और आर की लिखेंगे 18। अगर लॉजिक को समझने की कोशिश करते हैं तो आप देखो, तो यहाँ पे देखो क्रॉस दिखाई दे रहा है, -1 और इधर आते हुए +1। सिमिलरली देखो -1 +1, लेकिन आगे ऐसा नहीं है,
आगे आपको ये दिखाई दे रहा है +1 -1 +1 -1। आधे में तो इसमें है क्रॉस कोडिंग और आधे में है फॉरवर्ड कोडिंग, ठीक है। तो सिमिलर लॉजिक के अगर साथ अगर जाएंगे तो अगर बात करें क्रिएचर की, तो क्रिएचर जो होता है वो जैसे सी का क्रमांक 3 होता है, आर का कितना होता है 18, ई का कितना होता है 5, ए का 1 और टी का 20 और यू का 21, साथ ही साथ आर का 18 और ई का 5। तो आपको क्या करना है, पहले 4 लेटर में तो क्रॉस कराना है, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ इसमें तो क्रॉस होगा और बाकी में क्या चलेगा -1 सॉरी +1 -1 +1 और -1। तो यहां से आएगा डी और यहां से आएगा क्या एस और यहां से क्या आएगा टी और यहां से क्या आएगा एस। अगर लास्ट में अगर आप देखोगे तो ये आपको कहां दिखाई दे रहा है, एस टी सॉरी ये यू आएगा, ये क्या आएगा यू, +1 करेंगे यू आएगा, यू टी एस डी, यू टी एच डी आपको यहाँ दिखाई दे रहा है, यू टी एच डी यहाँ दिखाई दे रहा है, यू टी एच डी यहाँ दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ नहीं दे रहा है, तो एक ऑप्शन में एलिमिनेट कर सकते हो। अब बाकी की बात करें तो इधर आते हैं तो +1 लेना पड़ता है, तो 19 यानी एस आएगा, इधर आएंगे तो -1 यानी 2 यानी बी आएगा। सिमिलरली इधर आएंगे तो प्लस आएगा तो बी आएगा और इधर आएंगे तो माइनस आएगा यानी क्या आएगा डी आएगा। तो एस बी बी डी आपको एक ही ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्लियर हुई बात, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें तो एक मिसिंग नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पर आपको देखना है कि कैसे 13 आया। तो पॉसिबिलिटी है कि इन 4 नंबरों का यूज करते हुए आपको क्या लाना है, 13 लाना है। तो अगर देखें बात है तो देखो कि अगर मैं 27 को डिवाइड कर दूं 3 से तो मुझे कितना मिल जाता है, तो आप बोलोगे सर 9 मिल जाता है। और सिमिलरली अगर मैं 4 को डिवाइड कर दूं 16 को डिवाइड कर दूं 4 से तो मुझे क्या मिल जाता है, 4 मिल जाता है। अब इन दोनों का एडिशन करेंगे तो बीच वाली संख्या 13 मिल जाती है, यानी ये जो ऊपर वाली संख्या वो नीचे वाली संख्या से डिवाइड होगी, तो 42 डिवाइड बाय 7 करेंगे तो 6 आएगा, और 65 डिवाइड करोगे 13 से तो क्या आएगा 5, और इन दोनों का एडिशन करेंगे तो आपको 11 बीच वाली संख्या मिल जाती है। तो सेम लॉजिक अगर यहाँ पे लगाएंगे तो 27 को 9 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, और 72 को 8 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 9 आएगा, और इन दोनों का एडिशन कितना आएगा 12 आएगा। क्लियर होगी बात। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर अपन 7 की ओर, जो कि आपको एक सीरीज का क्वेश्चन दिया गया है। इसमें आपको एक नंबर सीरीज दी गई है, अगर नंबर सीरीज को आप गौर से देखोगे तो यहाँ पे डिफरेंस आपको कितने का दिखाई दिया, तो आपने बोला 12 का, ठीक है। यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिखाई दिया 20 का, और यहाँ पे डिफरेंस कितने का दिखाई दिया, तो आपने बोला सर 28 का। क्लियर है बात। अब और नीचे जाएंगे तो इनमें डिफरेंस 8 का और 8 का दिखाई दिया है, तो अब अपन मान सकते हैं कि आगे जो डिफरेंस आना था वो 28 + 8 यानी 36 का आना था। तो 63 में अगर 36 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 99। क्लियर है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपका सीरीज का दिया गया है, रिपीटेड सीरीज अपन इसे कहते हैं, कंटिन्यूअस सीरीज भी कहते हैं। और इस सीरीज को सोल्व करने का तरीका है कि आपको टोटल चीजें पहले काउंट करनी है। तो आप बोलोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। अगर 16 चीजें हैं तो पॉसिबिलिटी है कि 4-4 का ग्रुप बनेगा। अगर 4-4 का ग्रुप बनता है तो देखो ये एक 4 का, और फिर ये दूसरा 4 का, फिर ये तीसरा 4 का, और ये लास्ट वाला 4 का। अब यहाँ पे देखो पहला लेटर पी था, लेकिन यहाँ पे पहला लेटर नहीं दिया है, लेकिन आगे लेटर पहला आर दिया है, फिर नेक्स्ट लेटर एस दिया है। तो यहां से अपन को समझना चाहिए कि जैसे 4 लेटर पी क्यू आर एस यहां आ गया, एस ही आ गया, एस सबसे पहले आ गया, उसके बाद जो है अब चीजें क्यू से स्टार्ट होगी, तो क्यू आर एस, और ये जो पहला लेटर है वो लास्ट में चला जाएगा, पी यहां पे आ जाएगा। तो आप कहोगे एस आ गया और उसके बाद क्या आ गया, क्यू आ गया, और उसके बाद क्या आ गया, पी आ गया। सिमिलरली अब देखो अब आर आगे आ जाएगा और क्यू पीछे चला जाएगा, तो आर से स्टार्ट हो गया तो आर एस पी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये पहला वाला लेटर क्यू आ जाएगा, तो बाद में क्या आएगा पी और क्यू। ठीक है। सिमिलरली अब एस आ गया और आर लास्ट में चला जाएगा, तो एस के बाद आपका वही आएगा पी क्यू, और आर सबसे लास्ट में जाएगा तो पी आर लास्ट में आएगा। ठीक है, तो पी आर लास्ट में आना चाहिए। देखो ये आपका एस क्यू पी टी क्यू पी आर आपका ऑप्शन नंबर सी में दिखाई दे रहा है। अच्छी सीरीज है। अब बढ़ेंगे अपन क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपका जो दिया गया है वो दिया गया है
ब्लड रिलेशन से कि फोटो में एक महिला की ओर संकेत करते हुए राम ने कहा, राम ने क्या कहा? वह मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की है। मेरे यानी राम जो कहता है वो मेरे से संकेत करता है। क्लियर होगी बात? तो राम ने क्या कहा, देखिए राम ने कहा मेरे दादा, ठीक है, मेरे दादा, मेरे दादा, दादा हो गए ना, ये राम का पिता और ये पिता के पिता दादा। तो मेरे दादा के एकमात्र पुत्र की लड़की, एकमात्र पुत्र ये है और इसकी लड़की कौन होगी? राम की बहन, और उसकी भी कौन है? ये लड़की। यानी बेसिकली इसके लिए, यानी ये जो फोटो वाली चीज है, ये फोटो वाली के लिए राम जो है वो मामा का मामा हो गया, और मामा के लिए जो है वो कौन होगी? भांजी होगी, यानी नीस होगी। ठीक है, नीस। क्लियर होगी बात? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 10 की ओर चलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपका सिटिंग अरेंजमेंट से लिया गया है। 5 व्यक्ति पी क्यू आर एस टी इस प्रकार बैठे हैं कि वृत्त बना रखा है। देखो अब एक बात की, सर्किल में 5 लोग बैठे हैं, तो 1 2 3 4 5 को आप कहीं से पहले से बना दो, जहां बना रहे हो बस वहीं, उसके बाद उसके पास कोई छिड़कानी नहीं करना। ठीक है, ये बनाने के बाद इसने कहा कि उनका मुख केंद्र की ओर है। केंद्र की ओर मुख होने का फायदा ये होगा कि अगर केंद्र की ओर मुख है तो इधर जाएंगे तो ये राइट होगा और इधर से लेफ्ट होगा। तो ये फर्स्ट राइट, सेकंड राइट, थर्ड राइट, फोर्थ राइट, ये फर्स्ट लेफ्ट, सेकंड लेफ्ट, थर्ड लेफ्ट, फोर्थ लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद कहा कि सभी केंद्र की तरफ मुंह करके बैठे हैं। क्यू और आर के बीच में पी है। क्यू और आर के बीच में कौन है? पी। ये पहली इंफॉर्मेशन, लेकिन यहां से क्वेश्चन को स्टार्ट नहीं करें क्योंकि ये डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आगे जब आप पढ़ोगे तो इसने देखो ये क्या कहा, एस के दाएं बगल में आर है, यानी एस के इमीडिएट राइट में आर है। तो अगर यहां पे एस होगा, एस यहां होगा, तो यहां कौन होगा? आर। एस के इमीडिएट राइट में यानी दाएं बगल में आर है। अब आर आ गया तो ये देखो क्यू पी आर, तो सीधी सी बात है पी को यहां बिठाना ही पड़ेगा और यहाँ पे कौन आ जाएगा? क्यों आ जाएगा। ठीक है, परंतु टी और आर के बीच में एस है। टी और आर के बीच में एस कैसे हो गया? तो टी और आर के बीच में ऐसे एस हो गया। ठीक है, अब क्या बोला है? टी के बाएं बगल में कौन है? टी के बाएं बगल में देखो ये तो राइट होगा। अगर आप क्लॉकवाइज चलते हो तो राइट चलते हो, और एंटी क्लॉकवाइज चलते हो तो लेफ्ट चलते हो। तो देखो एंटी क्लॉकवाइज ये होगा, तो टी के लेफ्ट में कौन हो गया? क्यों हो गया आपका। कौन हो गया? टी के बाएं बगल में कौन हो गया आपका? क्यों हो गया। क्लियर हो गई बात? क्वेश्चन नंबर 11 आपका जो है वो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से लिया गया है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में आपको एक बात क्लियर कर देता हूं। इस तरीके से डायरेक्शन की बात करें तो मैं इस तरीके से डायरेक्शन को लेके चलता हूं कि मैं इसको नॉर्थ मानता हूं यानी उत्तर, इसको ईस्ट यानी पूर्व, इसको साउथ यानी दक्षिण और इसको वेस्ट यानी पश्चिम में मान के चलता हूं। फिर वही बात अगर क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो राइट जा रहा हूं, और एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो मैं लेफ्ट जाता हूं। क्लॉकवाइज राइट, एंटी क्लॉकवाइज लेफ्ट। ठीक है, अब देखो इसने क्या कहा, लकी वॉज 7 किलोमीटर ईस्ट देन ही टर्न द राइट। देखो 7 किलोमीटर ईस्ट मान लो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, तो 7 किलोमीटर ये यहां इधर गया ईस्ट में, और उसने राइट टर्न लिया और 20 किलोमीटर गया। तो ये राइट टर्न लिया और मान लो कितना गया? 20 किलोमीटर। उसके बाद इसने कहा देन ही टर्न हिज लेफ्ट। अब देखो मेरा फेस अगर नीचे की ओर है तो इस साइड तो राइट होता है, इस साइड लेफ्ट होता है, तो लेफ्ट इधर आऊंगा, लेफ्ट चलूंगा और कितना चलूंगा? 5 किलोमीटर। ये 5 किलोमीटर। अब ये क्या कर रहा है? देन ही अगेन टर्न लेफ्ट। अब देखो मेरा फेस इस साइड है, तो नीचे की ओर राइट होता है और ऊपर की ओर लेफ्ट होगा। तो ऊपर की ओर जाऊंगा, वो भी कितना किलोमीटर? 11। तो 11 अगर मैं जाऊंगा तो कहीं ना कहीं इस 20 से छोटा ही रह जाऊंगा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अगर सीधी की बात करें तो ये जो दूरी है वो 9 रह जाएगी। 9 रह जाएगी ना, क्यों? क्योंकि ये टोटल 20 थी और ये 11 है। क्लियर होगी बात? अब यहां से वो जा रहा है आगे, देन ही टर्न्स हिज लेफ्ट एंड वॉक 12 किलोमीटर। अगर मेरा फेस इधर है तो इधर तो राइट होगा और इधर लेफ्ट होगा, और मैं कह रहा ये कह रहा है कि 12 किलोमीटर। 12 किलोमीटर मतलब 5 तो ये हो ही गया और 7 और आगे आएगा। ठीक है, तो हो गया ना 12, 5 और 7 12, और इसका ठीक नीचे आ गया। अब ठीक नीचे आ गया तो ये दूरी तो 9 है ही, पहले से ही पता है। अब आगे इसने बोला कि नाउ फाइंड हिज डायरेक्शन एंड डिस्टेंस फ्रॉम हिज स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट से डायरेक्शन देखनी है, तो स्टार्टिंग पॉइंट ये है, जिस पॉइंट से डायरेक्शन देखनी हो अगर उसमें चारों दिशाएं बनाओगे तो आपको ये दिखेगी, आप ये देखोगे कि अब आप इधर
इस साइड हो यानी नीचे की ओर हो यानी दक्षिण की ओर हो, तो साउथ की ओर हो वो भी कितना किलोमीटर, 9 किलोमीटर। तो कि ऑप्शन नंबर ए आपको क्लियरली बता रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 12 की बात करें तो यहाँ पे आपको नंबर ऑफ स्क्वायर पूछा है। अगर मैं इस क्वेश्चन को कर रहा हूं तो उससे पहले मैं आपको एक बेसिक बताता हूं। बेसिक ये कहता है कि किसी भी स्क्वायर में या किसी भी मैट्रिक्स में अगर आपको स्क्वायर काउंट करने हो तो आपको देखना होता है कि रो कितने हैं, कॉलम कितने हैं। जैसे इसमें 2 रो है, 2 पंक्तियां है, 2 ही कॉलम है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं ये जो मैट्रिक्स है वो 2 गुना 2 की है। तो अपन क्या करते हैं, पहले तो मैट्रिक्स देखते हैं कितनी है। तो आपने कहा सर 2 गुना 2 की, तो यहां से तो 4 आएगा। अब क्या करना है, रो में से भी एक कम करना है और कॉलम में से भी एक कम करना है। तो यहां से 1 आ जाएगा और टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यानी आपको क्या करना है, पहले तो मैट्रिक्स देखनी है, गुना करके वो लिखना है, फिर एक कम करते जाना है। जैसे मान लो ये 3 गुना 3 की होती तो अपन कहते 9 तो ये हो गए, फिर एक कम करते 4 आ जाते, फिर एक कम करते 1 आ जाता। यानी कब तक कम करना है, तब तक कम करना है जब तक कि एक साइड 1 ना आ जाए। एक साइड 1 आते ही उसको बंद कर देना है। जैसे मान लो ये 4 गुना 3 की मैट्रिक्स होती है तो आप कहते हैं 12, फिर एक कम कर दिया 3 गुना 2 यानी 6, फिर एक कम कर दिया यानी 2 गुना 1। अब इधर 1 आ गया तो बस इसको बंद कर दो और इन सबको ऐड कर दो, तो 12 6 18 2 20। इस तरीके से अपन को ये ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, ये कंसेप्ट याद रखना है। तो अगर मैं इसमें यही कंसेप्ट लगाता हूं तो मैं एक काम करता हूं, पहले मैं इसको भूल जाता हूं। ये जो बीच में आपको जो दी है इसको भूल जाता हूं। जब मैं इसको भूल जाता हूं तो मेरे पास डायग्राम क्या रह जाता है, ये देखो 1 2 3 1 2 और 3, ये मैट्रिक्स रह जाएगी जो कि कितने की है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। तो मैं कह सकता हूं ये 4 गुना 4 की, 4 गुना 4 की तो 16, फिर एक कम करेंगे 3 गुना 3 यानी 9, फिर एक कम करेंगे 2 गुना 2 यानी 4, फिर एक कम करेंगे 1 गुना 1 यानी 1। अब इनका टोटल अगर मैं करूंगा तो 16 4 20 और 20 और 10 30, 30 आएगा। यानी अगर सिंपली ये मैट्रिक्स होती तो 30 आ जाते, लेकिन अभी ये और है, देखो ये 2, अगर इसमें 2 ऐड कर लिए जाए तो आप कहोगे सर इससे तो 5 आते हैं, अभी आपने बताया। देखो ये 2 गुना 2 की है, 2 गुना 2 यानी 4, 1 गुना 1 यानी 1, यानी टोटल कितने आए 5। 5 कौन से होते हैं मैं बता देता हूं, 1 2 3 4 और ये 5। कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये भी तो है, नहीं बेटा, ये आपका रेक्टेंगल है, ये आयत है। अगर रो और कॉलम यानी स्तंभ और पंक्तियों की संख्या बराबर होती है तो एक वर्ग का निर्माण होगा, अदरवाइज किसका निर्माण होगा, एक आयत का निर्माण होगा। ठीक है, तो 5 ये हो गए और 5 ये हो गए, यानी 10 और ऐड हो जाएंगे। अगर 30 में 10 ऐड करोगे तो आंसर कितना जाएगा आपका 40। तो इसमें कितने आपके स्क्वायर हैं, 40 स्क्वायर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 बहुत अच्छा प्रश्न है, जहां पे थोड़ा सा ये भी क्लियर हो जाएगा कि कजन का मतलब क्या होता है। जिस बच्चे को कजन का मीनिंग पता होगा वो इसको आराम से कर देगा। आप देखो मैं बार बार जब भी ब्लड रिलेशन पढ़ाता हूं तो मैं कहता हूं कि हिंदी वर्ड जरूर याद रखना, इंग्लिश वर्ड भी याद रखना, क्योंकि कई बार हिंदी है वो इंग्लिश ही आ जाती है। ठीक है, एक कजन कोई हिंदी नहीं है, आपको भी पता है, लेकिन ऐसी हिंदी आने लगी है आजकल एग्जामों में। तो कजन का मीनिंग 2 होता है। ठीक है, ये तो पुरुष तो जानते हैं क्या होते हैं, मेल। नेफ्यू यानी क्या होता है, 2 होता है, एक तो भतीजा और एक भांजा। एक होता है नीस, क्या होती है, भतीजी या फिर भांजी, ये 2 मीनिंग होते हैं। इसी तरीके से कजन का मतलब होता है, कजन मतलब वो सारे भाई जो रियल नहीं है, यानी जो सगे भाई बहन है उनको छोड़कर जितने भी भाई बहन है, यानी भाई भी और बहन भी जो रियल नहीं है, वो सारे लोग क्या हो जाते हैं, कजन हो जाते हैं। बस ये चीज अगर जिसको पता है वो ये कह देगा कि पहली बात तो इनको पुरुष होना जरूरी है, किसको, पुरुष, नेफ्यू को होना जरूरी है, क्योंकि पुरुष में ही आएंगे सारे नेफ्यू, भतीजा और भांजा दोनों ही पुरुष में आएंगे, तो ये वो आ गया। ठीक है, अब आपको पता है कि कुछ कजन के अंदर देखा जाए तो कुछ तो पुरुष होते हैं तो इसके अंदर आ गए और कुछ बाहर चले जाएंगे, क्योंकि कजन में तो सिस्टर भी तो आती है। क्लियर है, तो बस इन्हीं चीजों को देखते हुए आपका आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 14 की ओर चलते हैं। तो आपका एक साइलो का प्रश्न है जहां पे अपन क्या करते हैं, स्टेटमेंट से डायग्राम बनाते हैं। कुछ फल पेड़ है, सम फ्रूट्स आर ट्री, तो सम फ्रूट्स आर ट्री। ठीक है, फिर इसने कहा ऑल ट्रीज आर फॉरेस्ट, तो ऑल ट्रीज आर फॉरेस्ट। फिर इसने कहा ऑल फॉरेस्ट आर रोड्स, तो ऑल फॉरेस्ट आर रोड्स, ये बन गया। ठीक है, अब इसने क्या कहा, निष्कर्ष आपको चेक करना है,
ऑल फ्रूट्स आर फोरेट्स। देखो ये फ्रूट्स क्या फोरेट्स हैं क्या? ये वाले नहीं दिखा रहे हैं, ये देखो नहीं दिख रहे पूरे, तो नहीं, ये आपका गलत है। सम रोड्स आर फ्रूट, बिल्कुल देखो सम रोड आर फ्रूट दिखाई दे रहे हैं, सम रोड्स आर फ्रूट्स दिखाई दे रही है आपको, ये सही है। सम फॉरेस्ट आर फ्रूट, तो सम फॉरेस्ट आर फ्रूट भी आपको दिखाई दे रहे हैं, ये भी सही है। यानी सेकंड और थर्ड आपका सही हो गया, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? सी हो जाएगा। डन। क्वेश्चन नंबर आप 15 की ओर बढ़ते हैं, तो आपको एक पेपर कटिंग फोल्डिंग का क्वेश्चन दिया गया है और आपको पता है अपन इन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करते हैं। जिस तरीके से ये लास्ट फोल्डिंग रही है, तो सबसे पहले ये अनफोल्ड होगा, यानी एक दर्पण इस साइड लगा दो। इस साइड जब दर्पण लगाओगे तो आपको पता है कि ये सर्किल इस तरीके से आधा हो जाएगा, और ये जो आपके जो है चीजें वो कैसी दिखाई देगी आपको? वो आपको दिखाई देगी इस तरीके से। फिर आपको एक अनफोल्डिंग ये भी करनी है, तो इधर मिरर लगेगा, इस साइड मिरर लगेगा, इस साइड लगेगा, तो ये हूबहू ये तो सर्किल पूरा हो जाएगा। और ये आपको पता है कि ये चीजें यहाँ दिखाई देगी और ये चीजें यहाँ दिखाई देगी। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में दिखाई दे रहा है आपको? ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ए और बी में क्या डिफरेंस है? ए और बी में डिफरेंस इतना ही है कि एकदम देखो सर्कुलर दिख रही है, जबकि एकदम सर्कुलर नहीं आएगी। ठीक है, क्लियर होगी बात? नेक्स्ट अपन क्वेश्चन नंबर अपन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 16 आपका जो है एक सिंपल सा क्वेश्चन है बोर्ड मास का, जहां पर आपको इन सिंबल के मीनिंग दे रखे हैं। जैसे डेल का मीनिंग प्लस दे रखा है, ओ का मतलब माइनस दे रखा है, लेमदा का मतलब गुणा, ईटा कहते हैं इसको जिसका मतलब डिवाइड, और ओमेगा का मतलब इक्वल, बीटा ग्रेटर देन और अल्फा लेस देन। ठीक है, अगर यह चीज यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो आपका देखो ये इक्वेशन जो है वो आपको शायद ट्रू दिखाई दे, क्योंकि इनमें ऑप्शन सी या डी होते हैं। तो मैं सबसे पहले डी को चेक कर लेता हूँ, डी, और उसके बाद आपको इस डेल का मीनिंग आपको दे रखा है प्लस, तो प्लस 6, ओ का मीनिंग आपको माइनस दे रखा है तो माइनस का 2, लेमदा का मीनिंग आपको मल्टीप्लाई दे रखा है तो इंटू 8, ईटा का मतलब आपको क्या दे रखा है? डिवाइड, तो आपका डिवाइड 4, और ओमेगा मतलब आपको बराबर दे रखा है तो 5। तो क्या ये बात सही है कि आप चेक करो? तो यहां से तो कितना आ जाएगा? 2 गुणा 2 माइनस, यहां से कितना आ जाएगा? 6 और 3 9। तो देखो माइनस का तो 4 और प्लस का 9, तो क्या 5 आता है? बिल्कुल। तो देखो LHS बराबर RHS आ रहा है, इसका मतलब डी ही आपका इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर 17 की बात करें तो इसने कहा कि 16 डिवाइड बाई 4 को 74 लिखा जाता है, 21 डिवाइड बाई 7 को 33 लिखा जाता है। इसी तरीके से सिमिलर वे में 55 बाई 5 को क्या लिखा जाएगा? बहुत अच्छा लॉजिक इसमें आपको देखने मिलेगा कि यहां से अगर 16 से अगर 7 की बात करें, यानी फर्स्ट लेटर की बात करें, तो इनका डिजिट सम आपको दिखाई दे रहा है, यानी 6 और 1 7। आगे भी देख लो, फर्स्ट लेटर जो 3 आया है तो इन दोनों का डिजिट सम आया, फर्स्ट लेटर अगर 9 आया तो इन दोनों का डिजिट सम आया। तो दोनों का डिजिट सम अगर करेंगे तो कितना आएगा? 5 और 5 10 आएगा, 5 और 5 10 आएगा। फिर दूसरी संख्या क्या है, यानी दूसरी संख्या कहां से आएगी? अगर 16 में 4 का डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा बिल्कुल, 21 में 7 का डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल 3 आएगा, 81 में 9 का डिवाइड करेंगे तो बिल्कुल 9 आएगा। इसका आगे की जो संख्या है वो आएगा 55 बाई 5 यानी 11 आएगा, और जो कि आपको ऑप्शन नंबर डी में दिखाई दे रहा है। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट अपन चलेंगे क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 18 आपका मैट्रिक्स से लिया गया है, जहां पे पूछा है कि कुछ संख्याएं भिन्न पंक्तियों स्तंभों में दी गई है, इनमें से कौन सी पंक्तियां स्तंभ आपस में किसी प्रकार से संबंधित है। और अब आपको 4 ऑप्शन दिए गए। अब चारों ऑप्शन में आपको दिमाग लगाना होगा कि क्या सिमिलरिटी यहाँ पे बन रही है। तो अगर आप ऑप्शन नंबर डी को चेक करोगे, इसको ऑप्शन नंबर डी को अगर आप चेक करोगे तो आपको एक सिमिलरिटी दिखाई देगी, यानी कॉलम 1 3 और 5 की बात करते हैं। तो कॉलम 1 3 और 5 की बात करें तो देखो 4 4 चौक 16 और 16 चौक 64। उसके बाद 3 में भी यही आपको लॉजिक दिखेगा, 8 8 चौक 32 और 32 4 128। सिमिलरली आप अगर 5 में आओगे तो देखो 16 16 चौक 64 और 64 गुणा 4 256। क्लियर होगी बात? तो इस तरीके से ऑप्शन डी में आपको सिमिलरिटी दिखाई दे रही है, यही आपसे पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर। इसमें कहता है कि प्लस का मतलब गुणा है, माइनस का मतलब प्लस है, गुणा का मतलब भाग है, भाग का मतलब माइनस है। तो बताओ इसकी वैल्यू क्या होगी? तो देखो सिंपल सा बोर्ड मास का क्वेश्चन है। 6 माइनस आ रहा है तो माइनस का मीनिंग आपको क्या दिया है? माइनस मीन्स प्लस है, ठीक है, तो ये आ जाएगा 9।
प्लस का क्या दिया है, तो आपको बोला है प्लस मींस मल्टीप्लाई है, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई 8। फिर मल्टीप्लाई मींस क्या दिया है, तो आपको बोला है मल्टीप्लाई मींस डिवाइड, ठीक है, तो मल्टीप्लाई मींस डिवाइड कर दो आप, तो डिवाइड बाई 3। और फिर डिवाइड मींस आपको क्या दिया है, तो आपने बोला कि डिवाइड मींस दिया है माइनस, तो माइनस का 20। अब अगर बात करें तो सबसे पहले डिवाइड सोल्व होता है, तो क्या मैं इसको 8/3 लिख देता हूं, तो आप बोलोगे सर बिल्कुल 8/3 इसको लिख सकते हैं, और 8/3 लिखेंगे। और अब आपको पता है बोर्ड मास में गुणा आएगा, तो गुणा सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 तिया 9 यानी 8 तिया 24, तो ये आ जाएगा 6 + 24 माइनस का 20, तो आपको पता है ये 30 हो गया, और -20 करने पे आपका आंसर कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अपन 20 की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 आपको कहता है कि इनको एक सीक्वेंस में आपको अरेंज करना है। तो अगर इन वर्ड्स को देखोगे तो आपको बोला है नेवर, सेल्डम, जनरली, समटाइम्स, ऑलवेज। तो पहले तो अपन बात कर लेते हैं पॉजिटिव चीजों की। तो सबसे भारी पॉजिटिव वर्ड है वो है ऑलवेज, तो 5 नंबर सबसे पहले आएगा, मैं ये कह सकता हूँ। और इसका अपोजिट अगर बात करें 1, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। तो पहली बात 5 आना चाहिए और लास्ट में 1 आना चाहिए, जो ऑप्शन नंबर सी और डी में ही आ रहा है, तो ये दोनों ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हो। ऑलवेज के बाद अगर पॉजिटिव वर्ड की बात करें तो आप ये देखोगे कि 5 के बाद पॉजिटिव वर्ड या तो 2 यानी जनरली है, या फिर 3 कौन सा है आपका, ये 3 है भाई, जनरली 3 है, ये 3 कर लेना है ना, ये 2 है, ये 3 नंबर पे है। तो एक तो जनरली है और एक सेल्डम है, तो आपको भी पता है कि ऑलवेज के बाद जनरली ज्यादा पॉजिटिव वर्ड है, तो बिल्कुल 3 आएगा, इसका मतलब ये ऑप्शन भी आप एलिमिनेट कर सकते हो। अब नेगेटिव की बात करें, अब देखो यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज होता है, एक तो समटाइम्स होता है, एक सेल्डम होता है। तो सेल्डम तो नेवर के नियरेस्ट होता है, और सेल्डम ऑलवेज के, समटाइम्स ऑलवेज के नियरेस्ट होता है, यानी सेल्डम एक नेगेटिव वर्ड है, ठीक है। तो आप उसको नेवर के नियरेस्ट, ये सिर्फ और सिर्फ एक इंटेंसिटी को बताता है, ज्यादा नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी की ओर, है ना। तो पॉजिटिविटी की ओर समटाइम्स जाता है और नेगेटिविटी की ओर सेल्डम जाता है। क्लियर होगी बात। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर 21 की बात करें तो आपको पूछा है कि दी गई आकृति किसमें निहित है। ये वाली आकृति अगर आपको देखनी है तो किसमें आपको मिलेगी। तो अगर आप ऑप्शन ए को गौर से देखोगे तो आपको ये आकृति बिल्कुल आराम से मिल जाएगी, कहीं समस्या नहीं आएगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा, बाकी कहीं देखने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो ये बेसिकली मैथ्स का क्वेश्चन है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं करवा देता हूं आपको आराम से। कि 9 संख्याओं का औसत 40 है। आपको एक पता होना चाहिए कि औसत एवरेज बराबर क्या होता है। ये होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। तो यहां से अगर सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना हो तो क्या कह सकता हूं, औसत, यानी इसको मल्टीप्लाई कर देता हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो एवरेज इंटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी औसत गुणा राशियों की संख्या बराबर राशियों का योग आ जाता है। बस इसी कंसेप्ट का यूज कर लेता हूं। हालांकि मैं इस प्रश्न को एक और कंसेप्ट है जिसका नाम क्या है, डेविएशन। डेविएशन यानी विचलन से भी कर सकता हूं, लेकिन मैं मानता हूं कि इसको एकदम साधारण तरीके से सोल्व करना हो तो कैसे किए वो मैं आपको बता रहा हूं, है ना। तो देखो, आपको बोला कि 9 संख्याओं का औसत 40 है, तो क्या 9 संख्याओं का सम यानी 9 संख्याओं का योग निकाल सकते हो क्या। 9 संख्याओं का योग क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 9 गुणा 40 यानी कितना आ जाएगा, 360। फिर इसने कहा यदि पहली 4-5 संख्याओं का औसत 38 है, यानी फर्स्ट 5 का सम अगर बात करें तो कितना आ जाएगा, 5 × 38, तो कितना आ जाएगा 190, क्या बिल्कुल 190 आ जाएगा। फिर इसने कहा कि लास्ट 5 का कितना है 50, यानी लास्ट 5 का सम अगर बात करें तो 5 × 40 नहीं 50 दिया है, तो यह आ जाएगा 250। अगर इनको ऐड करूंगा तो यह आ जाएगा 0, 9 और 5 14 4 1 और 4 440। अब ये ऐसा क्यों हुआ, 9 संख्याओं का योग तो 360 ही होना चाहिए था, लेकिन अगर इनको टुकड़ों में तोड़ दिया तो अब इन 9 संख्याओं का औसत कितना हो गया, अब ये टोटल 10 संख्याएं होंगी। 10 क्यों होंगी, क्योंकि एक संख्या बार बार रिपीट हो रही है, वो हो रही है 5वीं। अब ये जो बड़ा है इसी की वजह से बड़ा है, जो एक्स्ट्रा है। और आपको पता है कि पहली 5 में और लास्ट 5 में एक ही संख्या जो 2 बार आ जाती है,
ठीक है, और उसी की वजह से जो योग 360 हुआ करता था वो अब 440 पहुंच गए। अगर इन दोनों का डिफरेंस कर दोगे तो आपको वो पांचवी संख्या मिल जाएगी। आप खुद देखो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 संख्या थी। पहली 5 का मतलब ये 5, और आखिरी 5 का मतलब क्या होगा, आखिरी 5 का मतलब ये 5 होगी। इसका मतलब ये जो पांचवी संख्या यही तो 2 बार रिपीट हुई है, तो ये पांचवी संख्या यहाँ पर भी आ गई और इन 5 में भी आ गई और नीचे वाली 5 में भी आ गई, 2 बार आ गई। इसी की वजह से तो टोटल बढ़ा है। इसका मतलब पांचवी संख्या का मान भी ऊपर निकाल सकते हैं, जो एक्स्ट्रा बढ़ा है वो पांचवी की वजह से तो बढ़ा है। तो पांचवी संख्या का योग कितना हो गया आपका, 80 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 80। ठीक है, डेविएशन से अगर करना हो तो भी कर सकते हो। जैसे डेविएशन अगर आप लगाओगे, जैसे 9 संख्याओं का औसत 40 दे रखा था, पहली 5 का आपने क्या दे रखा है, पहली 5 का आपने 38, तो 40 से 38 कितना कम है, तो आपने कहा सर 2 कम है। 2 कम 5 जगह यानी माइनस का 10 लेके बैठा है। पहले 5 माइनस 10 का 10 लेके बैठा है। और फिर कहा कि अगली 5 जो है वो उनका औसत कितना है, 50, यानी 50 जो है वो 40 से कितना ज्यादा है, 10 ज्यादा है। यानी वो भी 5 संख्या जो है वो प्लस का 10 लेके बैठी है, यानी 10 एक्स्ट्रा लेके बैठी है। यानी टोटल कितना लेके बैठी है, 50 प्लस 50 का। अगर इनको कैंसिल आउट करें तो आपके पास 40 आ जाता है। 40 आ जाता है, मतलब औसत से 40 जो है वो ज्यादा है। औसत से 40 ज्यादा है कौन सी, पांचवी संख्या, क्योंकि प्लस का 40 इसी वजह से आ रहा है। तो 40 प्लस 40 करोगे तो 80 आ जाएगा। ये डेविएशन का मेथड है, ये आपका साधारण मेथड हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 जो है वो आपका कोडिंग डिकोडिंग का है, जहां पर आपको देखो क्या करना है, इनकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। जैसे एच की प्लेस वैल्यू 8, ई की 5, ए की 1 और डी की 4। अगर इनको ऐड करेंगे अपन, डी की 4, ए की 1, ई की 5 और एच की 8, ठीक है, 5 और 5 10 और 8 18। लेकिन इसने लिखा है 18 को 37, इसका मतलब गुणा 2 की है और प्लस 1 की है। ठीक है, यानी आपको क्या करना है, जो भी प्लेस वैल्यू है, प्लेस वैल्यू इनका तो लेना है सम, सम ऑफ प्लेस वैल्यू इनटू आपको करना है 2 और प्लस 1 करना है। ये लॉजिक आपको लगाना है। आगे भी आप बैंक में भी देख सकते हो, जैसे बैंक में क्रमांक 2 होता है, बी का, ए का 1, एन का 14 और के का 11। तो 11 14 25, 25 और 1 26, 26 और 2 28। 28 गुणा 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे तो आपको 57 मिल जाएगा। ठीक है, अब आपको काइट की बात करें तो काइट में क्रमांक के का 11 होता है, आई का 9 होता है, टी का 20 होता है और ई का 5 होता है। तो ये 25 और ये 20, तो कितना हो गया, 25 और 20 45। गुणा 2 कर दो तो 90 और प्लस 1 कर दो तो 91 आपका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, नॉन वर्बल की सीरीज है ये। अगर सीरीज में अगर आप देखोगे तो ये देखो, ये जो चीज है, मान लो कि ये सिंपल चीज है, जो ये यहां पर थी, अब ये 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हुई। 45 डिग्री क्यों, अगर आप देखोगे तो अब ये इधर हो गई 45 डिग्री, फिर 45 डिग्री आपको इधर ऐसे दिखाई देगी, बिल्कुल, फिर 45 डिग्री आपको इधर दिखाई देगी, अब 45 डिग्री दिखाई देगी ऐसे। ऐसे अगर बात करें तो किस किस में दिखाई दे रही है आपको, ऑप्शन नंबर सी में और डी में दिखाई दे रही है। क्लियर है बात, तो ये दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए। अब सी और डी में से क्या आएगा, ये देखो, पहले ये क्या था, सर्किल, फिर ये क्या है, एरो, फिर ये आपका कोई भी दूसरा सिंबल मान लो। अब यहाँ पे देखो 2 के बाद ये चीज रिपीट हुई है, ये जो आप पिन टाइप की आप जो चीज देख रहे हो वो 2 के बाद रिपीट हुई है, तो यहाँ पे भी यही तो चीज रिपीट होगी, यानी एरो ही रिपीट होगी 2 के बाद। ठीक है, एरो आनी चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर होगी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर अगर बात करें लास्ट क्वेश्चन 25 की, तो डाइस का दिया गया है। डाइस के लिए अपन क्या करते हैं कि ये देखते हैं कि इनमें कितनी चीजें कॉमन है। तो आपने कहा सर इसमें एक ही चीज कॉमन है, एक तो क्या कॉमन है, 4, 4 के अलावा कुछ कॉमन है, तो आप बोले नहीं, 4 के अलावा कुछ कॉमन नहीं होता, अपन क्या कहते हैं, जो कॉमन होता है उससे घड़ी की दिशा में घूम जाओ। जैसे 4, 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, यहाँ पे भी घड़ी की दिशा में घूम जाओ तो 4, 4 के बाद 2 और 2 के बाद 6। तो 3 का अपोजिट तो 6 हो गया, 1 का अपोजिट 2 हो गया। अब इसके पीछे क्या होगा, जो आपसे पूछा है 5, कि 5 के पीछे क्या होगा, तो 5 के पीछे क्या होगा, 4 होगा। क्लियर होगी बात। ये था आज का सॉल्यूशन, आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।